गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स। मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन स्वागत करता हूं आप सबों का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एज मोर एज यू कैन एंड प्लीज़ शेयर दिस लिंक अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो आज का ये चैप्टर जो हमारा है BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये इसकी तीसरी वीडियो है, अकाउंटेंसी की आपकी क्लास है। और BST के अकाउंटेंसी के इस चैप्टर में हमने पिछले दिन आपको बताया था कि जब हम BRS बनाने चलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं, तो हमारे सामने चार तरह के सर्कमस्टांसेस आते हैं, जिसमें दो फेवरेबल होते हैं और दो अनफेवरेबल होते हैं, जिसको हम लोग ओवरड्राफ्ट सिचुएशन के नाम से भी जानते हैं। तो जो फेवरेबल सिचुएशन होते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारे बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो होते हैं, हमारे कैश बुक जो होते हैं, उसका अगर डेबिट बैलेंस दिखा रहा है ज़्यादा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन है। ठीक अपोजिट, अगर पासबुक का जो पासबुक आपको बैंक की ओर से आपको दी जाती है, उस पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हो, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका फेवरेबल सिचुएशन है। मतलब अगर हम कैश बुक में डेबिट कर रहे हैं तो वही बैलेंस बैंक के लिए जो है एक लायबिलिटी बन जाती है, इसलिए बैंक उसे अपने क्रेडिट में दिखाती है, अपने पासबुक के क्रेडिट साइड में दिखाती है। तो ये दोनों हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन होते हैं। और उसके बाद बात करें अगर हम ओवरड्राफ्ट सिचुएशन की या अनफेवरेबल सिचुएशन की, तो इसमें भी दो कंडीशंस होते हैं। पहला होता है कि अगर आपका कैश बैलेंस क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि अगर आपका पासबुक जो है वो डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों सिचुएशन ओवरड्राफ्ट की होती है या फिर अनफेवरेबल होती है। तो इन चारों पे अलग अलग चार एग्जाम्पल बना के हम क्वेश्चन को समझेंगे। पहली बात कि अगर कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ हो तो आपको पासबुक का बैलेंस निकालने को कहा जाएगा। दूसरी बात कि अगर कैशबुक का बैलेंस क्वेश्चन ने दे रखा है तो आपको पासबुक का बैलेंस मैच करना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा। तो आइए पहला एग्जाम्पल जो हमारा मूव करते हैं उसके और देखते हैं क्या है। From the following details of Mr. Vinod, prepare a bank reconciliation statement as on 31st March 2005. बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है मिस्टर विनोद का। 31 मार्च 2005 को कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। पहला जो डिटेल है हमारा वो है बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक। कैशबुक के अकॉर्डिंग इनका बैंक बैलेंस जो है वो 50,000 शो कर रहा है। दूसरा है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। चेक इशू कर दिया था इन्होंने किसी क्रेडिटर्स के नाम से, लेकिन वो अभी तक पेमेंट के लिए बैंक में नहीं आया, तो ये 6,000 रुपये का था। थर्ड है द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ Rs 8,000 एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट बट वाज नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक को डायरेक्टली कहीं से डिविडेंड के रूप में 8,000 रुपये मिल गए, तो बैंक ने उसे क्रेडिट कर दिया, लेकिन अभी तक इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है। फोर्थ है बैंक चार्जेस ऑफ 400 वेर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस जो काटे गए बैंक अकाउंट से, पासबुक में तो वो डेबिट हो गए हैं, लेकिन कैशबुक में अभी तक उनकी कोई एंट्री नहीं हुई है। 400 रुपये इसका अमाउंट है। और लास्ट जो हमारा डिटेल है वो है चेक ऑफ Rs 6,000 वाज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। हमारे डेटर्स ने हमको चेक दिया 6,000 का, इसे हमने डिपॉजिट कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक इसको क्रेडिट हमारे अकाउंट में नहीं किया है। ठीक है, तो ये इतने डिटेल्स हैं, इससे आपको बनाना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले फॉर्मेट बहुत जरूरी है। फॉर्मेट अगर आपका सही होता है, सवाल अगर आप गलत भी करते हैं तो 2-3 नंबर आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो इसीलिए फॉर्मेट बिल्कुल सही होना चाहिए। फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, ऊपर में आपको लिखना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर विनोद एज ऑन 31 मार्च 2005। ये लिखने के बाद आप बनाना शुरू करेंगे और इसमें आपके 4 कॉलम होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंगल अमाउंट कॉलम BRS भी होता है, डबल अमाउंट कॉलम BRS भी होता है। तो हम ज़्यादातर डबल अमाउंट कॉलम BRS बनाएंगे। ये ना सिंगल अमाउंट भी गलत नहीं होता है, लेकिन वहाँ आपको एडजस्टमेंट में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो इसीलिए हम डबल अमाउंट कॉलम लेके चलेंगे। इसको बनाना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर ये पार्टिकुलर होगा। अमाउंट में एक प्लस का और अमाउंट एक माइनस का होगा, मतलब जो भी ऐड करने वाले आइटम्स होंगे हम उन्हें इस कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो डिडक्ट किए जाने वाले अमाउंट होंगे उसे हम इस कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा काम होता है BRS का, कि जो भी बैलेंस दिया गया है, गिवन है, उसे हम सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। तो हमारे कैशबुक का बैलेंस दे रखा है 50,000, और अगर क्वेश्चन में कोई चर्चा नहीं की गई है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो आपको मान के चलना है कि ये फेवरेबल सिचुएशन है। ठीक है, अगर अनफेवरेबल सिचुएशन होता या अगर ओवरड्राफ्ट की कंडीशन होती तो क्वेश्चन आपको बता दिया होता। तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला, केवल बोला कि बैंक बैलेंस जो है 50,000 रुपये शो कर रहा है, तो हम इसे प्लस वाले कॉलम में दिखाएंगे। बैलेंस एज पर कैशबुक 50,000 रुपीज। क्लियर। दूसरा है हमारा चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट।
ध्यान से देखिए इसको, चेक आपने इशू किया है किसी क्रेडिटर के लिए, तो आपने जैसे ही चेक इशू किया होगा किसी क्रेडिटर्स के नाम से, तो आपने अपने कैश बुक में उसको घटा के लिख दिया होगा, है ना। आपने कैश बुक में क्या किया होगा, इस 6000 को घटा दिया होगा कि हमने चेक इशू कर दिया, लेकिन बैंक में अभी तक वो लेके गया ही नहीं, तो बैंक बैलेंस तो आपका बढ़ा हुआ है, तो बैंक बैलेंस 6000 से बढ़ा हुआ है और यहाँ आपका 6000 घटा हुआ है, तो इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, कैश बुक में 6000 प्लस करेंगे हम, वही चीज हमने किया है यहाँ पे, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, सेकंड नंबर डाल के हमने 6000 ऐड कर दिया है। तीसरा है बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर दिया 8000 रुपीज और उसको क्रेडिट कर दिया हमारे बैंक अकाउंट में। कभी कभी क्या होता है कि आपने अगर किसी कंपनी का शेयर खरीद रखा है, अगर कहीं आपसे आपको गवर्नमेंट की ओर से कोई फंड मिलती है, कोई ग्रांट मिलती है, तो इस कंडीशन में डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे जमा हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, तो वहाँ पे क्या होता है, पासबुक का बैलेंस तो आपका बढ़ जाता है, लेकिन कैश बुक बैलेंस उतना से घटा हुआ होता है। जैसे अभी यहाँ पे 8000 रुपये बैंक के पासबुक में हमारा बढ़ा हुआ होगा, लेकिन कैश बुक में तो हमने इसकी एंट्री की ही नहीं क्योंकि हमको पता ही नहीं था इस बारे में, तो 8000 रुपये अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर से इसी कॉलम में इसको दिखाएंगे। हमारा पर्टिकुलर जो होगा वो लिखेंगे हम डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक 8000, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट की ओर बढ़ेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट हमारा बैंक चार्जेस फॉर 400 वेयर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक चार्ज था 400 रुपये जिसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो बैंक चार्जेस के कारण क्या होता है, हमारा बैलेंस पासबुक में से घटता है, बैंक चार्जेस जो होंगे उसके कारण हमारा बैलेंस जो होगा पासबुक का घटेगा, तो यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ बढ़ा हुआ है तो यहाँ भी घटा लेना है ना। तो वही हमने दिखाया है, बैंक चार्जेस कलेक्टेड 400 रुपीज हमने डिडक्ट कर दिया, मतलब माइनस वाले अमाउंट के कॉलम में दिखाया। और एक और स्टेटमेंट है हमारा, वो है चेक ऑफ आर 6000 वाज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। ये ठीक पहले वाला जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है उसके ठीक अपोजिट ये स्टेटमेंट है। इसमें कहा गया कि आपको किसी डेटर्स के यहाँ से, आपने भी कभी कोई सामान उधार बेचा होगा तो आपके भी डेटर्स होंगे, तो डेटर्स ने आपको कैश ना देके चेक दे दिया और उस चेक को अभी तक आपने जमा तो कर दिया है बैंक में, लेकिन वो कैश के रूप में आपके बैंक अकाउंट में जमा हुआ नहीं, ठीक है। तो आपने तो जैसे ही बैंक में जमा किया आपने कैश बुक को बढ़ा दिया, ठीक है। 6000 रुपये आपने जैसे ही चेक बैंक को दिया, आपने अपने कैश बुक में 6000 बढ़ा के दिखा दिया, लेकिन बैंक में अभी तक क्या है, वो 6000 जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, इसलिए इसको इक्वल करने के लिए आपको यहाँ पे घटाना पड़ेगा। पार्टिकुलर में हम सेम लाइन यहाँ से उतार देंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको आपको ध्यान में रखना है, यहाँ होता है चेक इश्यूड और यहाँ होता है चेक डिपॉजिटेड, तो इसके अंतर को आपको समझना है, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, तो फिर आपका सवाल जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देखेंगे कि हमारे डेबिट साइड का जोड़, मतलब प्लस साइड का जोड़ जो है वो कितना होता है। तो 50,000 6000 कितना हुआ, 56,000 और ये 8000 कितना हो गया टोटल 64,000। टोटल में हमने यहाँ पे दिखा दिया 64,000। तो भाई 64,000 ये है तो 64,000 ये भी होना चाहिए, क्योंकि BRS हम लोग क्यों बनाते हैं, दोनों को इक्वल करने के लिए, इक्वेट करने के लिए। तो यहाँ भी हमने 64,000 दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 64,000 तो बैलेंस है नहीं, यहाँ पे तो 6000 रुपये ये वाला और 400 रुपये ये वाला, 6400 का बैलेंस है। तो जो बैलेंसिंग फिगर बचा, मतलब 64,000 में से 6,400 जो आप घटाएंगे तो 57,600 57,600 का जो बैलेंस आएगा आपका, वो बैलेंस आपके पासबुक पे होगा। सो हम यहाँ पे इसके सामने लिख लेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये था पहले कंडीशन जिसमें हमको फेवरेबल दिया गया था बैलेंस कैश बुक का और हमें पासबुक का बैलेंस निकालना था। दूसरी तरफ अब दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या होगा कि पासबुक का बैलेंस दे दिया जाएगा और आपसे डिमांड होगा क्वेश्चन में कि आप कैश बुक का बैलेंस निकाल के बताइए। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे। दूसरे एग्जांपल में लिखा द बैंक पासबुक ऑफ मैसर्स बॉस एंड कंपनी सोल्ड अ बैलेंस ऑफ ₹45,000 ऑन May 31, 2005। 31 मई 2005 को मैसर्स बॉस एंड कंपनी का जो बैलेंस था पासबुक का वो 45,000 रुपये दिखा रहा है। तो यहाँ भी जैसा कि मैंने अभी अभी आपको कहा कि जब तक किसी इस बारे में कोई बात नहीं कही जाती है तब तक हम उसे फेवरेबल बैलेंस मान के चलेंगे। सो 45,000 इज आवर फेवरेबल बैलेंस विच इज शोन इन पासबुक। अब पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, तो पहला स्टेटमेंट है चेक इश्यूड बिफोर May 31, 2005 अमाउंटिंग टू 25,940 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर कैश। 25,940 रुपए का चेक इशू हुआ लेकिन उसे अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया है। दूसरा है टू चेक्स ऑफ Rs 3,900 and 2,350 were deposited into the bank on May 31st but the bank gave credit for the same in June। मतलब 31 मई के दिन
बैंक में दो चेक जो है डिपॉजिट किए गए, एक 3900 का और एक 2350 का, लेकिन दोनों में से किसी के बदले हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया, और ये क्रेडिट कब हुआ? जून में। तो हमें तो भाई मई में बनाना है, तो उसी हिसाब से हम एडजस्टमेंट करेंगे इसका। थर्ड और लास्ट स्टेटमेंट हमारा, देयर वाज आल्सो ए डेबिट इन द पासबुक ऑफ आर 2500 इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चेक डिसऑनर्ड। एक चेक डिसऑनर्ड हो गया 31 मई 2005 को, और उसका अमाउंट था 2500। आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि आप बीआरएस बनाइए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाइए 31 मई 2005 को। फिर से पहले की तरह सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मैसर्स बॉस एंड कंपनी एज ऑन 31 मई 2005। इतना करने के बाद आप इसका फॉर्मेट बनाएंगे, सीरियल नंबर का, पार्टिकुलर का, अमाउंट प्लस और अमाउंट माइनस का। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हमारा पासबुक का बैलेंस अगर दिया हुआ है तो, या कैशबुक का बैलेंस दिया गया है तो, अगर वो फेवरेबल बैलेंस है तो उसको प्लस वाले कॉलम में, अगर वो ओवरड्राफ्ट है तो उसे माइनस वाले कॉलम में दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस है तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक 45,000। क्लियर है? अब दूसरा जो है हमारा वो क्या है, सो देख लीजिए। तो लिखा है the two checks of 3,900 and 2,350 were deposited in the bank। बैंक में 2,350 रुपए का और 3900 रुपए के दो चेक जमा कर दिए गए, लेकिन बैंक जो है इसके लिए क्रेडिट कब कर रही है? जून में। ठीक है, अब आपको क्या सोचना है, सो देखिए। तो क्वेश्चन क्या है कि 2350 और 3900 के दो चेक बैंक में जमा किए गए, लेकिन बैंक में अभी तक पासबुक में इसका कहीं कोई क्रेडिट नहीं हुआ, जबकि कैशबुक में हमने क्या कर लिया है, उसको बढ़ा के जोड़ के दिखा लिया। तो यहाँ पे उतना कम है तो यहाँ भी हम जोड़ देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3,900 को 2,350 को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद आपका अमाउंट जो आएगा वो आएगा 6,250, वो हम लिख देंगे और इसके सामने लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। क्लियर है? उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले स्टेटमेंट की ओर, और लिखा है ये, there was also a debit in the passbook of 2,500 in respect of a check dishonored on 31st May 2005। 31 मई 2005 को एक चेक डिसऑनर्ड हो गया था 2500 का। तो चेक जब डिसऑनर्ड होता है तो बैंक पासबुक में से उसे डिडक्ट कर लिया जाता है। ये यहाँ पे डिडक्ट कर लिया हो गया है, लेकिन कैशबुक में इसको डिडक्ट नहीं किया गया होगा, वहाँ जोड़ के दिखाया गया होगा। तो हम यहाँ भी जोड़ लेंगे तो हमारा बैलेंस जो है वो बराबर हो जाएगा। तो हमने इसको भी जोड़ लिया, लिख दिया चेक डिसऑनर्ड रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक 2,500। तो जोड़ने वाला जो काम था वो हमारा खत्म हो गया। एक अमाउंट और हमारे पास बचता है जो है पहले स्टेटमेंट का, चेक इश्यूड बिफोर मई 31, 2005 अमाउंटिंग टू 25,940 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर कैश। मतलब 25,940 रुपए का चेक जो है वो इशू किया गया किसी क्रेडिटर के लिए, लेकिन अभी तक यहाँ पे आया नहीं था। तो बैंक के पास जब तक चेक आएगा नहीं तब तक बैंक उसकी एंट्री कैसे करेगा? ठीक है, तो इसीलिए वहां पे तो घटा के दिखाया गया, कैशबुक में उसको घटा के दिखा लिया गया, लेकिन बैंक में अभी तक वो अमाउंट उतना ही पे बढ़ा हुआ है, उसे नहीं घटाया गया। तो हम इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसे भी घटा लेंगे। सो यहाँ पे हम लिख देंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 25,940। फिर से वही काम आपको करना है, अमाउंट वाले प्लस वाले अमाउंट को टोटल को जोड़ेंगे। तो ये 45,000 और 6,250 51,250, इसमें जोड़ेंगे 2,500 53,750, हमने टोटल कर दिया 53,750। यहाँ भी लिख दिया 53,750, दोनों हो गया। लेकिन इस तरफ हम देख रहे हैं तो यहाँ केवल अमाउंट है हमारा कितना, 25,940। तो 53,750 में से 25,940 रुपए का बैलेंस आप घटा लेंगे। बैलेंसिंग फिगर जो आएगा 27,810 रुपए का, 27,810 रुपीज का, वही होगा हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इस तरह से हमने दो एग्जांपल आज कंप्लीट किए हैं जो दोनों के दोनों फेवरेबल सिचुएशन के अकॉर्डिंग थे। अगले क्लास में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कि ओवरड्राफ्ट का जब सिचुएशन होता है, ओवरड्राफ्ट की जब कंडीशन बनती है, या जिसको हम लोग अनफेवरेबल सिचुएशन भी बोलते हैं, तो उस कंडीशन में हम कैसे इन चीजों को डील करते हैं। दो एग्जाम्पल और हम देखेंगे बारी बारी से उसके लिए। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आपको अगर और ज़्यादा पीडीएफ और ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए हो, चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में, तो आपको जुड़ना होगा हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से। इसके लिए आपको करना क्या है, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो भी नंबर आपका है उसका अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में जाके आप मेंशन कर दें। मैं आपको इसके ऑफिशियल ग्रुप से ऐड कर दूंगा, वहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कंटेंट अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास पसंद आया हो, अगर क्लास समझ में आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।